So hello everyone, I am Dr. Jaskaran Singh Sani, and on basis of basically Association of Pediatricians from Chandigarh, today we are here on a small video where we'll be discussing about frequently asked questions with regard to COVID-19 pandemic and children. Basically, today we'll be talking about. So we, being pediatricians from Chandigarh, are trying to bring to you accurate and scientific based uh, information regarding this particular pandemic, what you can do. And I have with me one of the most senior, most pediatricians of the city, Dr. Neeraj Kumar. Uh, Sir doesn't need any introduction from my side, but presently, sir is the managing director of Chaitanya Group of Hospitals. And along with that, he has been past IMA president and past IAP Chandigarh president as well. So without wasting any time, we'll be going straight to the point, and I'll be asking few questions on your behalf to sir, and sir will be giving me answers for that. I hope these answers are helpful to you and help you in these trying times. So, sir, my first question is, how is this second wave of corona pandemic different from the first one, and how is it supposed to be worse for everybody? Yeah, hello everyone, and good morning, good afternoon from Chandigarh to all the listeners. I'm sure it is not only the listeners are not only restricted to Chandigarh, but it is a pan-India audience. And I really thank Association of Pediatricians of City Beautiful for giving me this opportunity to talk on a very important topic, very relevant topic. And I'm very happy that Dr. Jaskaran is moderating it. He is one of our, bright young pediatrician of the City Beautiful, and you will find that this discussion will be in a very friendly way, very understanding way, and in a language which will be understood to all non-medical people. So, taking the first question, second, I'll speak in a mixed language so that all can understand. So, second wave पहले से ज्यादा सीरियस क्यों लग रही है हमें? इसके दो तीन रीजन है. फर्स्ट है, आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम डिजीज आई थी तो एक कंप्लीट इंडिया में एक लॉकडाउन हो गया था. सभी लोग अपने घर बैठ गए थे, मिलना जुलना बहुत कम हो गया था. तो बिकॉज ऑफ दैट जो डिजीज थी वो स्प्रेड नहीं हो सकी. बट अब जो है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ था, आपने देखा कि हम सब एक तरह से फ्री बर्ड हो गए थे कि ये इतनी बंदिशों से निकले हैं. और मुझे पता है कि काफी सिटीज में जो होटल्स हैं वो फुल हो गए थे, बुकिंग नहीं मिल रही थी. तो एकदम से इस तरह से फ्री एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और वायरस जो ये है ये इसी मौके की ताक में रहता है. तो वो छुपा हुआ था. जैसे ही उसने देखा कि ये लोग अब रिलैक्स हो गए हैं, फिजिकल डिस्टेंसेस बंद हो गई हैं, तो उसने फटाफट से अटैक किया. और जैसे फरवरी और अर्ली मार्च में ये आनी शुरू हो गई थी, बट समहाउ सोसाइटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया. हम एक्टिविटीज करते रहे, हम पार्टीज करते रहे, हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं फॉलो किया. उसके बाद कई तरह की मास एक्टिविटीज हुई, जैसे आपको पता है इलेक्शंस हुए, रिलीजियस एक्टिविटीज हुई, जिससे ये डिजीज बहुत ही तेजी से फैल गई. इस कारण से ये इस समय नंबर्स इतने ज्यादा हो गए कि ये सीरियसनेस जो है इसकी इंक्रीज हो गई. सेकेंड फैक्टर इसमें ये भी है कि ये वायरस बहुत ही स्मार्ट है, और ये अपनी अपनी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए ये मॉडिफाई अपने आप को करता रहता है, जिसको आपने सुना होगा म्यूटेंट स्ट्रेन्स कहते हैं. तो इस समय इंडिया में जो दो स्ट्रेन्स फैले हुए हैं ज्यादा, एक को ब्रिटिश स्ट्रेन कह देते हैं, एक को इंडियन स्ट्रेन कह देते हैं, डबल म्यूटेंट. ये पहले वाले स्ट्रेन से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड जल्दी से करता है. तो इसकी इनफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है. इस कारण से ये बहुत ही इकट्ठे बहुत सारे लोग इस समय बीमार हो गए हैं. डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है. आप देख रहे हैं कि इस समय अगर एक एक घर में आ जाए तो सभी को हो जाती है. तो इस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो ओवरवेलम हो गया है, एंड इस कारण से जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो अप्रोप्रिएट मिल नहीं रही. अभी ये नहीं माना जाता कि ये वायरस ज्यादा सीरियस बीमार करता है, उतना ही करता है जैसे पहले था, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम क्योंकि ओवरवेलम हो गया है, लोगों को ठीक केयर नहीं मिल पाती टाइमली, इसलिए जो इसकी आउटकम्स हैं वो इस समय ज्यादा सीरियस और ज्यादा डेथ्स भी हम लोग देख रहे हैं. तो ये फैक्टर्स हैं जो सीरियसनेस को इंक्रीज कर रहे हैं इस सेकेंड वेव. जस्ट करें.
थैंक यू सर। तो समझने की बात ये है कि शेयर नंबर ऑफ आवर कंट्री, जैसे हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सेकंड जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, दीज आर द टू रीजंस व्हाई वी आर फेसिंग दिस वेरी सीरियस सेकंड वेव नाउ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो हर एक पेरेंट का एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन माय चाइल्ड? हाँ, हमें इसमें क्या समझना है कि बच्चे को यूजुअली हम लोग देखते हैं बीमारी होती है जब घर में किसी बड़े को। तो इसलिए अगर हमें बच्चे का बचाव करना है तो हमें बड़ों का बचाव करना है। दैट मीन्स जो हम बड़े लोग हैं घर में, हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें मिलना जुलना जो है वो कम से कम करना है। हमें घर से बाहर तभी निकलना है जो बहुत ही असेंशियल एक्टिविटीज हों, उसी के लिए। और जब हम निकलें भी घर से बाहर, तो जो हमें पता है मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड हाइजीन रखना है, इंडोर्स में गैदरिंग्स नहीं करनी है, कम से कम लोगों से मिलना है, ताकि हम घर में बीमारी ना लाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा एडल्ट्स को वैक्सीनेशन जैसे हो गया, वैक्सीनेशन लगवाएं तो कम से कम चांस हो ताकि बीमारी आए। अब सेकंड है, अगर बीमारी आ गई तो फिर हमें ध्यान रखना है कि बच्चे में वो कैसे ना जाए। तो जैसे आजकल की सिचुएशन में अगर किसी भी घर में मेंबर को फीवर है या फीवर वायरल जैसे सिम्टम्स हैं, चाहे टेस्ट हुआ हो या ना हुआ हो, एज्यूम करें कि ये बीमारी हो सकती है, तो इमीडिएटली हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। बच्चे से कांटेक्ट नहीं करना है जब तक हम ठीक ना हो जाएं, या हमें टेस्ट करें जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो बच्चे की बचाव के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बड़े लोग अपना ध्यान रखें, और अगर घर में कोई बीमार होता है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर घर छोटा है, अगर लोग ज्यादा हैं, अगर लगता है आइसोलेशन प्रॉपर पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ने बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो कि जिसमें कई शहरों में तो इवन अच्छे होटल्स में भी है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का चाहते हैं, अगर आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी आपको लगता है पॉसिबल नहीं है ठीक तरह से, तो आप गवर्नमेंट के सेंटर्स में भी जा सकते हैं। जस्ट थैंक यू सर। तो वेरी सिंपली पुट, अगर हम घर पे बीमारी नहीं लाएंगे तो हमारे घर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और हम सबको बचा के रखेंगे। और जो प्रिकॉशंस हैं वो घर के बाहर, घर के अंदर, हर जगह हमें यूज करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट एक कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेरे बच्चे को बुखार है, हाउ कैन आई डिफरेंशिएट वेदर इट इज कोविड और इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन? इसमें हमने यही समझना है कि कोविड भी एक तरह का वायरल है। तो इसमें भी वायरल जैसे सिम्टम जैसे किसी भी वायरल में होते हैं, फीवर, कॉफ एंड कोल्ड, या कई बार स्टमक अपसेट भी हो सकता है। तो ये कहना जब फीवर स्टार्ट होता है कि ये कोविड है या नॉन कोविड है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमने ये देखना है कि क्या घर में किसी और को है। तो अगर हमें पता है हमें कोविड है, तो नेचुरली हम ये एज्यूम करेंगे कि ये भी कोविड है। अगर घर में दो तीन को है बट अभी टेस्ट नहीं हुआ, फिर भी आजकल की सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि कोविड ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए जब फीवर स्टार्ट होता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि घर में है या नहीं है, हमें कोविड को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। इवन इफ घर पे नहीं है, हम एज्यूम करें कि ये कोविड हो सकता है। टेस्ट कराने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे टेस्ट कराना है नहीं कराना, बट एटलीस्ट देख लें कि जो बच्चा बीमार है उसको उसकी एज के हिसाब से हम जितना हो सके आइसोलेट करें। क्योंकि मेडिसिन हमें अर्ली स्टेज में कुछ ज्यादा नहीं देनी होती, फीवर ही की देनी होती है। तो आइसोलेट करें, स्पेशली अगर घर में कोई हाई रिस्क वाले बड़े लोग हैं, जैसे ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या कोई और ऐसे एडल्ट हैं जिनको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जिसको बीमारी में कॉम्प्लिकेशन के चांस ज्यादा हैं, तो उसी तरह से बच्चे को डील करें, ये एज्यूम करके कि कोविड है। एंड ऑफ कोर्स मेडिकल केयर के लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि बच्चे की क्या मेडिकल केयर उस सिचुएशन में करनी है। जस्ट करें। तो वेरी राइटली पुट कि कोई भी फीवर आज की डेट में अगर हमारे घर में किसी को भी हो रहा है, चाहे बड़े छोटे को, हमें एक पहले फर्स्ट जो सस्पिशन है कोविड की तरफ रखना चाहिए, और सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं उसी हिसाब से लेने चाहिए। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन? तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे लिए। अगेन स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, बट जो कॉमन सिम्टम्स हम मोर लोग कॉमन, देखते मोर हैं, कॉमन। हाँ मोर कॉमन जो सिम्टम्स देखते हैं, वो आपको पता है कि इसकी रेंज एसिम्टोमेटिक से लेके बहुत सीरियस तक हो सकती है।
तो अगर सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं तो फीवर ऑफ कोर्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम है। फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कॉफ एंड कोल्ड हो सकता है, सोर थ्रोट, गले के दर्द की फीलिंग हो सकती है, ब्रीदिंग में आवाज हो सकती है, और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो तो ब्रीदिंग में हैवीनेस और फास्ट ब्रीदिंग और ब्रीदिंग में एक्सर्शन भी हो सकती है। इसी तरह से स्टमक की, जीआई सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो उसमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस हो सकते हैं, दो इसके चांस अराउंड 10% ही होते हैं। और बहुत ही अनकॉमन है कि कुछ स्किन रैशेस टाइप की चीजें हो जाए। तो ये है जहां पे हम सोचेंगे कि अर्ली सिम्टम्स, माइल्ड डिजीज, अनलेस उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स व्हिच वी सी इनिशियली एट लीस्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि हमने कब टेस्ट करवाना है अपने बच्चे का कोरोना वायरस के लिए और कौन सा टेस्ट करवाना है? यस यस, तो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है आजकल की सिचुएशन में देखते हुए, जहां हमें पता है कि टेस्ट की फैसिलिटी भी इस समय ओवरवेलमिंग हुई हुई है। इसका मतलब कुछ शहरों में तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 3-4 दिन भी लग जाते। तो ये कहना तो आसान है कि सिम्टम है तो करा लो। क्वेश्चन है कि क्या जरूरी है, क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्या हम ज्यादा सेलेक्टिव हो सकते हैं ताकि जिसको टेस्ट की ज्यादा जरूरत है वो फैसिलिटी वहां पे दी जा सके। तो ज्यादातर हम बच्चों में क्या कर रहे हैं, जैसे पहले बात की कि जब फीवर स्टार्ट होता है तो डिपेंडिंग ऑन घर पे है नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोविड हो सकता है, और उसमें जो माइल्ड डिजीज की जो केयर होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। माइल्ड डिजीज काफी बार हम लोग देखते हैं कि 3-4 दिन में ही सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं, बच्चा ठीक रहता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन के फीचर्स नहीं होते, तो काफी बार हमें टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट ऑफ कोर्स अगर कोई कॉम्प्लिकेशन के फीचर आने लगे या फीवर 3-4 दिन हो जाए और परसिस्ट कर रहा है, तो फिर हमें उसको एनालाइज करना होता है कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो कराएं जो कोविड का है, प्लस कई बार हमें और बीमारियां देख लिए भी उस समय टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। रिगार्डिंग कौन सा टेस्ट कराना है, तो जो डायरेक्ट टेस्ट है, इस कोविड के दो मेन टेस्ट हैं जो चलते हैं, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है और एक आरटीपीसीआर है। जो रैपिड एंटीजन है उसकी परसेंट है, सो दैट मीन्स नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो रूल आउट नहीं करती। तो कई बार हमें अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो तो आरटीपीसीआर फिर कराना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो आरटीपीसीआर ही कराना चाहिए। रैपिड एंटीजन यूजुअली जहां हमें बहुत अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, सपोज किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट होना है, किसी को कॉम्प्लिकेशन है, हम चाहते हैं बहुत जल्दी से कुछ पता लग जाए, हम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाना है, कोविड हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां कई बार रैपिड एंटीजन या फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगना है, तो रैपिड एंटीजन सोचते हैं। अदरवाइज आरटीपीसीआर ही इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है। बाकी जो ब्लड टेस्ट होते हैं, सीआरपी हमने सुना है, फेरिटिन, सीटी स्कैन, वो एज पब्लिक आप अपने आप ना कराएं। काफी बार हम लोगों के पास पेशेंट्स आजकल रिपोर्ट्स भेज रहे हैं विद डिफरेंट ब्लड टेस्ट, बट उस सब की रेलेवेंस तभी आती है अगर की कंडीशन को देखते हुए। उल्टा वो ऐसी रिपोर्ट्स कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, बहुत स्ट्रेस भी क्रिएट कर देती हैं। तो मेरी अपील है पब्लिक से कि आप अपने आप ब्लड टेस्ट ना कराएं, और रैपिड एंटीजन करना है या आरटीपीसीआर करना है वो आप अपने डॉक्टर पे जरूर छोड़ें। डॉक्टर से जैसा वो सजेस्ट करते हैं, जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है उस हिसाब से डिसाइड करें जिसका। तो सर ने बड़ा प्रॉपरली बताया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मरीज को ट्रीट करना है, ना कि किसी टेस्ट रिपोर्ट को। तो टेस्ट की ज़रूरत और कौन सा टेस्ट है, इसका जो चॉइस है आप अपने पीडियाट्रिशियन, अपने फिजिशियन पे छोड़ें, जो आराम से सोच के बताएंगे, और कहाँ पे कराना है टेस्ट, कौन सा कराना है, सब वो आपको गाइड करेंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये फैमिली में किसी एक मेंबर को कोविड हो गया है, तो क्या डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं एक फैमिली में, और वहाँ पे बच्चे का कैसे किया जाए? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज़ 3 मेजर सिचुएशंस हैं जहाँ पे पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, बेबी नेगेटिव है। सेकंड सिचुएशन है जहाँ पे बेबी और पेरेंट दोनों पॉजिटिव हैं, या एक थर्ड अनलाइकली सिचुएशन जहाँ पे केवल बच्चा पॉजिटिव है और मदर-फादर जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील यस करें प्रैक्टिकली? यस, तो बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि घर में और कौन कौन लोग हैं। तो सपोज एक न्यूक्लियर फैमिली है जहां पे सिर्फ पेरेंट्स है और बच्चा है, और अगर दोनों पेरेंट्स को हो गया है
अब की केयर तो पेरेंट्स ने ही करनी है, तो इसलिए हम, ये तो नहीं है कि पेरेंट्स आइसोलेट हो जाएं बच्चे से, तो इसलिए वो इकट्ठे ही रहेंगे। ओनली थिंग इज कि जो जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा ध्यान से पेरेंट्स लें। उसमें यही है कि बच्चे की जितना पॉसिबल हो मिनिमम हैंडलिंग करें, जितना पॉसिबल हो एक, चाहे सेम रूम या सेम घर है बट डिस्टेंस जितना पॉसिबल हो मेंटेन करें। बच्चे को तो मास्क के बारे में हम आगे डिस्कस करें, बट खुद अपना जो है वो मास्क, और स्पेशली अगर पॉजिटिव है तो मेडिकल मास्क जरूर पहने। अपनी फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन करते रहें, रूम का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंट क्लीनिंग करते रहें। तो ये तो है जहां पेरेंट्स और बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऑफ कोर्स कि घर में कोई और हेल्दी एडल्ट है जो बच्चे की केयर कर सकता है, फिर तो अच्छी बात है, फिर वो केयर कर सकते हैं। बट हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी केयर करें वो हाई रिस्क ग्रुप के ना हो। वी डोंट वांट कि बच्चा जो है वो उनको बीमारी दे जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं उस कैटेगरी में, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई ऐसे एडल्ट हो जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी, किडनी डिजीज, तो जिनको कॉम्प्लिकेशन के चांस ज्यादा है, वैसा कोई एडल्ट केयर ना करे बच्चे की। सेकंड है कि तीनों को ही है, तो तीनों को ही है फिर तो हो ही गया, तो इतना कोई खास नहीं करना है। ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर बताएंगे वो करनी है। एंड थर्ड सिचुएशन आ गई जहां सिर्फ बच्चे को है। अब अगर सिर्फ बच्चे को है तो डिपेंड करता है कि एज क्या है। अगर तो वो एडोलेसेंट है, अपना ध्यान काइंड ऑफ खुद रख सकता है, थोड़ा बहुत अकेला भी रह सकता है, तो फिर हम जितना पॉसिबल हो आइसोलेट एक अलग कमरे में करके, और वन ऑफ द एडल्ट जो है वो उसके साथ मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो है उसकी मिल सकता है और मीट कर सकता है। अगर छोटा बच्चा है आप उसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो उसमें फिर यही रहेगा कि उसकी जो मेन केयर है वन ऑफ द पेरेंट्स करें, ताकि और जो दूसरा पेरेंट है या घर में और लोग हैं वो उससे जितना हो सके सेपरेट हो सके। तो बच्चे की केयर वो सारा डिपेंड करेगा कि एक तो एज ग्रुप क्या है बच्चे का, और दूसरा ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि घर में और कौन कौन लोग हैं जो सपोर्ट दे सकते हैं या जो हाई रिस्क। जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही था कि जो हमारे एल्डरली हैं या जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं उनको पॉजिटिव एक्सपोजर से बचाया जाए, चाहे वो अडल्ट से है चाहे वो बच्चे से है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम मास्क की बात कर रहे थे तो बच्चों में कौन सा मास्क रिकमेंडेड है, किस एज ग्रुप में रिकमेंडेड है, इसके बारे में कुछ एलैबोरेट करें हम। हाँ हाँ, सी WHO की जो रिकमेंडेशन है वो है कि लेस देन 5 इयर्स में मास्क नहीं पहनना। वो कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स भी कर सकता है, प्लस बच्चा हैंडल भी उसको ठीक से नहीं कर सकता। जो 5 to 12 इयर्स एज ग्रुप है इसमें भी है कि बच्चे को पहना सकते हैं अगर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट लगे, बट अंडर गाइस ऑफ एडल्ट, और ये देखते हुए कि क्या बच्चा उस समझ का है। बिकॉज मास्क पहनते हुए हमें ध्यान क्या रखना है, हम एडल्ट्स भी कई बार वो ध्यान नहीं रखते कि जब भी हम पहनना है तो पहले और बाद में हैंड हाइजीन करनी है, उसके बाहर के सरफेस को टच नहीं करना है। उसको आपने देखा नोज तक या चिन तक ले आते हैं, कुछ खाना पीना है तो उसको नीचे ले आए, खा पी लिया, फिर उसको ऊपर कर दिया। तो ये सब गलत प्रैक्टिसेस है। अगर आपने बाहर के मास्क के सरफेस को टच कर दिया, आप इमेजिन करो उसमें जर्म्स हैं, तो हमने टच कर दिया और अब हम उस हैंड से बाकी चीजों को टच कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या हुआ। जब हमने मास्क पहना हुआ है तो ये चीज एक्सपोज्ड है हमारी, हमने उसको नीचे कर दिया मास्क को, इमेजिन करें कि सारे जर्म्स उस पर आ गए। तो बच्चा हम एडल्ट इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो बच्चा छोटा क्या रखेगा। तो इसलिए कई बार मास्क ज्यादा नुकसान कर सकता है अगर हम प्रॉपर उसको तरीका ना हो पहनने का। तो इसीलिए बहुत छोटे बच्चे नहीं पहनना। 5 to 12 में अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, इंडोर कोई गैदरिंग है, तो फिर पहनना है, बट अंडर गाइडेंस। और अबाउट 12 ईयर्स मोस्टली बच्चे अगर समझाएंगे आप, तो मैंने देखा है कि बच्चे उल्टा ज्यादा पर्टिकुलर है। अगर आप उनको समझा दें तो बच्चे ज्यादा पर्टिकुलर, ज्यादा केयरफुल है कि वो अप्रोप्रिएटली पहने, तो उस एज ग्रुप में हम पहना सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे हमारे बड़े फास्ट लर्नर्स हैं। आजकल हम कई बार देखते हैं Yes. ओपीडी में बच्चे आते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी टू डू हैंड सैनिटाइजेशन एंड कीपिंग अ प्रॉपर मास्क ऑन। एब्सोल्युटली, वो पेरेंट्स को भी सिखा रहे होते हैं कि आपने ऐसा नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो सर
इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहता है कि क्या जो सेकंड वेव है या जो कोरोना वायरस है, इससे क्या सीरियस इन्फेक्शन बच्चों में अब देखा जा रहा है? और अगर देखा जा रहा है तो कौन से बच्चे सीरियस रिस्क पे रहते हैं? एक्चुअली ये क्यों माइंड में आ रहा है, क्योंकि अ, अब हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो इन्फेक्शन जिनको हो रही है वो पहली वेव से कहीं ज्यादा है। अब क्या ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है, यानी कि परसेंटेज तो सेम है बट एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है, या परसेंटेज भी हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव? तो डाटा ये बताता है कि जो परसेंटेज है वो सेम ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 100 पेशेंट्स थे एंड सपोज उसमें 10 बच्चे थे, 10%, तो 10 बच्चे थे। अब अगर 1000 हो गए हैं, वही 10% अब 100 हो गया है। तो डाटा ऐसा नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो रहे हैं, बट एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है इसलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है। बट हमें ये भी समझ रहे, हमने अभी बात की थी कि काफी बार बच्चों के टेस्ट ही नहीं हो रहे, इवन डॉक्टर्स भी टेस्ट नहीं करा रहे। तो इस समय जो डाटा सामने है उसमें काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ होगा। बट ओवरऑल ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट सेम है बट नंबर ज्यादा है। बट अगेन कुछ परसेंटेज, कुछ कंडीशंस हैं बच्चों में जो कि उनको हाई रिस्क बना देती है। तो उसमें ऑफ कोर्स चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर है, चिल्ड्रन अबव 14-15 ईयर्स, बिकॉज वो एडल्ट जैसा कई बार बिहेव करने लगते हैं, जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के चांस ज्यादा होते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ बच्चे जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, कुछ बीमारियों के लिए बच्चे कुछ ऐसी मेडिसिन पे होते हैं जो इम्यूनिटी को कम कर देती है, या ओबीज बच्चे हैं, हार्ट डिजीज है, तो कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो उन बच्चों में सारी फैमिली को ही, हम सबको ही ज्यादा ध्यान भी रखना है। और अगर उनको बीमारी हो जाए तो हमें ज्यादा अलर्ट रहना है कि उनकी जो मॉनिटरिंग है ज्यादा अच्छी हो, और इस स्टेज में उनको जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाया जाए। जिसका सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर देयर एनी होम रेमेडीज व्हिच कैन बी यूज्ड एट होम फॉर केयर ऑफ अ कोविड पॉजिटिव चाइल्ड? बड़ा ये तो कॉमनली बहुत ही, पूछा हाँ, जाता है। ये तो बहुत ही वेरिएबल है, बिकॉज हर होम की अपनी रेमेडीज है, हर कल्चर की अपनी रेमेडीज है। तो इसमें तो कोई प्रूवन रेमेडीज नहीं है, बट जो चीजें जनरल एक फूड फैक्टर देती है, जो हमारे एटलीस्ट कल्चर में यहाँ मानते हैं कि गागल्स कर सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हो तो हनी जिंजर वगैरह कर सकते हैं, हॉट फ्लूइड्स कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमें पता ही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत लंबी लिस्ट है होम रेमेडीज की, एंड कई तरह के उसमें जोक्स भी आते हैं। लेकिन लेकिन जो चीज नुकसान ना करे, बट आप ये ना हो कि जैसे आपको याद होगा कोई गोट मिल्क के लिए बहुत दूर दूर भाग रहे थे, कुछ स्पेशल पत्तों के लिए एंड ऑल, तो ज्यादा वो ना करें। जो चीज इजीली अवेलेबल है, आपको लगता है कि एटलीस्ट नुकसान नहीं कर रही, उसको हम सेटिस्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। होम रेमेडी से ज्यादा जरूरी क्या है इस समय? बच्चों जिसको हम कहते हैं टीएलसी, टेंडर लविंग केयर। एक्चुअली आजकल की सिचुएशन जो है वो बच्चों में भी कई तरह के मेंटल स्ट्रेस कर रही है। तो हम सिर्फ बीमारी और बीमारी की दवाइयों को ना सोचें। आप सोचो वो बच्चा जो कि 6-8 घंटे स्कूल था, जो अपने फ्रेंड से मिलता था, जो फिजिकल एक्टिविटी करता था, अब क्या कर रहा है? अब वो बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। अब वो बाहर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अब उसके दोनों पेरेंट्स उसके साथ 24 घंटे हैं, और हर ये ना कर वो ना कर, एंड फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो भी बीमारी की न्यूज सुन सुन के वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बहुत जरूरी इस समय हमें यह है कि हम बड़े मेथोडिकली खुद का स्ट्रेस भी कम करें और बच्चों का भी स्ट्रेस कम करें। बच्चे से बात करें, एक चाहे हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, बट फिर भी एक स्ट्रक्चर्ड डे हो, हमारी एक्टिविटीज का टाइमिंग्स हो, ताकि एक प्लान्ड वे से हो, टाइम बच्चे का खेलने का हो। बाहर आउटडोर में एक्टिविटी में इतना रिस्क नहीं है, तो घर में उसको बांध के ना रखें। तो अगर उसने साइकिलिंग करनी है, रनिंग जॉगिंग करनी है ओपन में, हमें पता ही है कि ये दिन के बहुत कम चांस होते हैं। बच्चे इंडोर गेम्स रखें ताकि हर वक्त वो टीवी और मोबाइल और ये चीजें ना चलती रहे। इंटरनेट सेफ्टी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पे भी हमें फोकस करना है, ताकि जब ये बीमारी खत्म हो जाए, ये फेज खत्म हो जाए,
तो बच्चे के माइंड में हमेशा के लिए मेंटल स्कार्स ना रह जाए। जिसका थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आई थिंक द टेक अवे मैसेज इज कि होम रेमेडी सबसे अच्छी है कि होम का एनवायरनमेंट सही रखना है हमने। बच्चों यस, को एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट देना है, होममेड फूड, सिंपल खाना, सिंपल चीज़ें करनी है। अगर हम सिंपल स्टेप्स सही तरीके से करेंगे तो इस पैंडेमिक से हम जल्दी निकल पाएँगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने होम रेमेडीज़ की बात कर ली, अब आती बात एडवांस मेडिसिन्स की। तो अब अडल्ट जो एज ग्रुप है उसमें देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन्स व्हिच आर बीइंग सजेस्टेड राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड ईच सिटी, ईच स्टेट हैज़ ओन गाइडलाइंस। बहुत कन्फ्यूजन है इस मामले में। तो आवर क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि क्या इन मेडिसिन्स का लाइक एज़िथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इनका कोई रोल पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है या नहीं? कोई एविडेंस है इसका यूज़ करने का? यस। तो हमने क्या समझना है कि जो बच्चे हैं वो मिनी एडल्ट नहीं होते। तो ये नहीं होता कि अगर बड़े को 1 टैबलेट देते हैं तो उसकी हाफ टैबलेट बच्चे को दे दो या 1/4 टैबलेट बच्चे को दे दो। दोनों के बॉडी के सिस्टम्स जो है काफी डिफरेंट होते हैं एंड काफी सारी ये मेडिसिन जो है ये बच्चा भी ट्राइड टेस्टेड भी नहीं हुई है। तो हमें मेडिसिन का इतना ज्यादा रोल नहीं है। काफी सारी मेडिसिन जो आपने बताई वो उनमें से कुछ मेडिसिन मॉडरेट या सीवियर डिजीज में देते हैं। माइल्ड में सिर्फ पैरासिटामोल देनी है। वाइटमिन्स का प्लस माइनस रोल है, बट चलो वो सेटिक्शन इम्यूनिटी के लिए वाइटमिन्स दे देते हैं और किसी भी मेडिसिन का रोल नहीं है। मॉडरेट डिजीज में भी ऑक्सीजन का मेन रोल आ जाता है और डिपेंडिंग ऑन एज एंड कोमॉर्बिडिटीज स्टेरॉइड, बट पब्लिक को इससे नहीं लेना कुछ। आपसे मेन पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी जो फोन आता है हमें वो आता है जी 2 दिन से बुखार है, उसको हमने एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ वाइटमिन, कई सारी चीजें स्टार्ट कर दी। अब आप बताओ और क्या स्टार्ट करें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डोंट स्टार्ट मेडिसिन ओन, जस्ट गिव पैरासिटामोल जो फीवर की मेडिसिन एज पर रिक्वायरमेंट। एंड कोई भी मेडिसिन की इसमें जरूरत नहीं होती। कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो लीव इट ऑन योर मेडिकल अटेंडेंट या डॉक्टर को डिसाइड करेंगे क्या मेडिसिन हैं। बट आप बड़ों की प्रिस्क्रिप्शन देखो, 10-15 मेडिसिन की लिस्ट होती है, बच्चों में उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट तो यहाँ पे यही हाइलाइट करना चाहेंगे कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के स्पेशली छोटे बच्चों में अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान हम उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। घर पे टेक होम मैसेज यही है कि पैरासिटामोल या सिंपल मल्टीविटामिन्स आप माइल्ड डिज़ीज़ या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में दे सकते हैं। अगर मॉडरेट या सीवियर डिज़ीज़ के बारे में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनिटली टेक योर हेल्थ फिजिशियन इनटू कंसिडरेशन, उनके बाद ही आप कुछ डिसाइड करें। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम्स व्हिच वुड टेल कि ये एक पर्टिकुलर बच्चा सीरियस है या मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहा है? कौन से हमारे ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं? यस, यस। तो रेड फ्लैग साइन स्पेसिफिक तो मैं बता दूंगा, बट जो पेरेंट्स हैं मुझे पता है वो बच्चे से भी जल्दी, डॉक्टर जल्दी जज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा बीमार लग रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स को अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पे जरूर जाना है। बिकॉज जो डॉक्टर से अभी वो बात कर रहे हैं, मोस्टली हॉस्पिटल तो नहीं आ रहे, टेलीविजन से, फोन से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर उनको देख नहीं पा रहा। तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ज्यादा बीमार लग रहा है, ऑफ कोर्स स्पेसिफिक में है चीजें कि ब्रीदिंग जो है उसकी फास्ट चल रही है, तो ब्रीदिंग कितनी फास्ट है वो एज के हिसाब पे होता है। बट ये कहते हैं कि जो लेस देन 2-3 मंथ बच्चा है उसकी 60 पर मिनट से ज्यादा हो, 2 से 12 मंथ में 50 से ज्यादा हो, उसके ऊपर 40 से ज्यादा हो पर मिनट जो ब्रीदिंग रेट है। ब्रीदिंग रेट हम कैसे देखेंगे कि जो स्टमक या चेस्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार मूव कर रहा है। सेकेंड होता है एक्सर्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जैसे हम भागते हैं तो थोड़ा सांस खींच खींच जाता है, तो नोज फूल रहा है, हमारी जो चेस्ट है वो अंदर बाहर जोर जोर से आ रही है, या हमारे नीलापन हो गया बच्चे के लिप्स पे, नेल्स पे, हाथ पे ठंडे लग रहे हैं, तो ये फीचर्स होते हैं जिसमें हमें अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। इसी तरह से बच्चा जिसको मैंने कहा ज्यादा लेजी लगना, बहुत सुस्त है, इनटेक बहुत कम हो गई है, उतना अच्छा वो सेंसोरियम ओरिएंटेशन उतनी नहीं है, उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक सीरियस चीज हो जाती है। तीसरा होता है ऑफ कोर्स, अगर इनटेक ओरल बहुत पुअर हो गई,
तो उसमें वॉमिटिंग्स आ रही हैं, लूज मोशंस आ रहा है, या इनटेक वैसे पुअर हो गई है जिससे बच्चे में डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन आपको यूरिन आउटपुट से पता लग जाएगी, तो अगर 6 to 8 आवर्स हो गए यूरिन ना पास किया हो, तो ये ऐसे फीचर्स इसमें आपको अपने मेडिकल अटेंडेंट को जरूर बात करनी है, क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटल विजिट की या हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत पड़ सकती है। जिसका सर इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, हाई टेम्परेचर से पेरेंट्स बहुत घबराते हैं। यस, तो उसके बारे में कोई सर मैसेज आपके लिए? हाँ, तो बेसिकली ये समझना है एटलीस्ट बिगिनिंग ऑफ इलनेस में टेम्परेचर की सिवियरिटी डिजीज की सिवियरिटी नहीं बताती। तो इसलिए पहले 2-3 दिन हम जज करें कि जब फीवर चलो हाई तो गया, बट जब फीवर उतरा है उस समय बच्चा कैसा लग रहा है। तो अगर उस समय बच्चे की कंडीशन ठीक लग रही है तो हम फर्स्ट 3 days घर पे वेट कर सकते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को ऑब्जर्व करते हुए। और अगर 4th डे फीवर चल रहा है और उसमें कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आ रहा, तो फिर ऑफ कोर्स अब असेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हो सकता है टेस्ट भी उसका ना हुआ हो, हमें और भी सोचना पड़ेगा कि और कोई बीमारी ना हो। तो अब आपको 4th डे अगर फीवर का हो गया है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ऑफ कोर्स ये टू मीट हिम और डिस्कस विद हिम, वो आपको शायद हॉस्पिटल में बुलाएंगे। ऑफ कोर्स एक और बीमारी है जिसके बारे में हम शायद बाद में बात करेंगे, जिसको मिसी कहते हैं, जो फर्स्ट डे से ही हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने होते हैं, बट वो आई गेस वो बाद में बात करेंगे। वो कोविड ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बीमारी आती है, वो रनिंग कोविड से डिफरेंट बीमारी है। जस्ट तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है कि टेम्परेचर की सिवेरिटी से हमें नहीं घबराना है। टेम्परेचर राइज़ होना कि बॉडी का एक नेचुरल इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। जब भी कोई वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को फाइट करता है, तो हमारी बॉडी फाइट बैक करती है टेम्परेचर रेज़ करके उस बैक्टीरिया, उस वायरस को किल करने के लिए। तो टेम्परेचर आना एक नॉर्मल चीज़ है। घर पे आप 3-4 चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। बच्चे के टेम्परेचर को, बच्चे की एक्टिविटी, जैसे सर ने बताया कि सुस्त ना हो, बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी खेल-कूद जैसी कर रहा है वो करता रहे। उसका खाना-पीना कैसे है और थर्ड उसका आउटपुट कैसे है, यूरिन, स्टूल वो ठीक तरीके से पास कर रहा है। अगर ये आप ये 4 चीज़ें घर पे मॉनिटर कर सकते हैं, इनका एक मेटिकुलस रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो आप जब भी कंसल्टेशन कर रहे हैं अपने फिजिशियन के साथ, चाहे फ़ोन पे, चाहे फिज़िकली, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू रियलाइज़ कि बच्चे की सीरियस इलनेस है, मॉडरेट इलनेस है, माइल्ड इलनेस है, कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स तो जैसा इसमें हमें वो जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है, सैचुरेशन मैंने स्पेशली मॉनिटरिंग, नहीं बताया सर बिकॉज क्योंकि ये चीज उसमें बहुत काफी बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन है। क्रिएट करती है। बिल्कुल, बिकॉज जो बिल्कुल भी सर। ये मॉनिटर्स मिलते हैं, ये बहुत छोटे बच्चों में अप्रोप्रिएट अप्लाई भी नहीं कर सकते, रीडिंग्स भी ठीक नहीं देते। बड़े बच्चों में भी लेते हुए हमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो जब फीवर राइज कर रहा है उस समय चेक ना करें, उस समय वैसे हैंड फीट कई बार ठंडे हो जाते हैं। सेकेंडली उसको 2-3 मिनट्स अप्लाई करके रखें एंड फिर उसकी रीडिंग ले। और अगर रीडिंग जो हो, वी नो कि मोर देन 94 वी वांट हो, 94 से 90 के बीच में मॉडरेट सी डिजीज कहते हैं। बट पैनिक ना करें, अगर बच्चा उतना बीमार नहीं लग रहा तो 1-2 घंटे बाद फिर चेक कर लें। और छोटे बच्चों में ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग ये वाली जो है वो एक्यूरेट करनी, बहुत एक्यूरेट होनी बहुत ही मुश्किल है। या जस्ट तो जो ये मॉनिटर्स हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि दे आर सिम्प्लीफाइड वर्जन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉनिटर्स, जो हमारे हॉस्पिटल या आईसीयू सेटिंग में यूज़ होते हैं। तो इनकी जो सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, उस हिसाब से काफ़ी लो रहती है। तो इनका इस्तेमाल बच्चों में एज़ सच बहुत ही ध्यान से करें और उसका बहुत सीरियसली ना लें। जब भी अगर आपको वैल्यू लगातार लो मिल रही है, जैसे हमने बताया, आफ्टर एप्लीकेशन फॉर 2 टू 3 मिनट्स, तो डेफिनिटली अपने जो हेल्थ प्रोवाइडर है, उससे कॉन्टैक्ट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि मेरे बच्चे को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लाइक कोई एस्थमेटिक बच्चा है या कोई बच्चा है जिसको किडनी इश्यूज हैं, तो क्या उन बच्चों में माइल्ड या सीवियर डिजीज में उनको स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो पेरेंट्स पुट करते हैं कि स्टेरॉइड का यूज कहाँ पे करना है, कब करना है, क्योंकि अडल्ट्स में जो देखा जा रहा है, इट इज बिकम एन ओवर द काउंटर थिंग नाउ कि स्टेरॉइड का यूज हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस कहीं फ़िल्टर आउट होके पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ना आ जाए। सर इसके बारे में कुछ आपका कोई स्पेसिफिक मैसेज? तो माइल्ड डिजीज में तो हमने देना ही नहीं स्टेरॉइड। ऑफ कोर्स स्टेरॉइड जो है वो बड़ों में भी ये देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उल्टा द मेडिसिन है इफ इट इज यूज्ड प्रॉपरली, जुडिशियली एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम। टाइम। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बट अगर इसको हम जब रिक्वायर्ड नहीं है तब यूज करें या बहुत जल्दी यूज करें, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी है। तो इसलिए इन बच्चों में ऑफ कोर्स जिनको क्रॉनिक डिजीज है, हम एज मेडिकल प्रोफेशनल ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे
हो सकता है हमें एज कंपेयर टू नॉन क्रॉनिक पेशेंट जल्दी स्टार्ट करना पड़े, बट लीव इट ऑन योर हेल्थ प्रोफेशनल. डोंट स्टार्ट एट होम, डोंट स्टार्ट एट होम, डोंट स्टार्ट फॉर माइल्ड डिजीज. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो स्टेरॉइड्स को जुडिशियसली यूज होना है एंड लीव इट ऑन हेल्थ प्रोफेशनल की कब स्टार्ट करना है. जस्ट तो स्टेरॉइड जैसे हम सब जानते हैं बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है. इफ राइटली यूज्ड इट कैन बी अ रेस्क्यू ड्रग इन मेनी कंडीशंस. तो इनको यूज़ जब भी करें, हम जैसे सर बता रहे हैं कि हमेशा डॉक्टरी सलाह के साथ, और स्पेशली जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए तो स्पेसिफिकली इनका यूज़ बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए. कई बारी ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं हमको. तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा था, पॉजिटिव था 2 वीक्स बैक, 4 वीक्स बैक, अब उसकी कुछ वैक्सीनेशन ड्यू है. तो क्या मैं अब वैक्सीनेशन अपने बच्चे को नॉर्मली दे सकता हूँ? क्या मुझे कोई और प्रिकॉशन की ज़रूरत है या कोई ऐसी स्पेसिफिक वैक्सीन है जो मैं नहीं ले सकता? जो रिकमेंडेशन इसमें ये है कि आफ्टर फुल रिकवरी फ्रॉम कोविड डिजीज हम वैक्सीनेशन को 2 to 3 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. अभी मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, बच्चों में वो रेलेवेंट ही नहीं है. बट जो बाकी वैक्सीनेशन हैं वो रिकवरी के 2 मंथ्स के बाद से हम उसको कंटिन्यू सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, या जो पेंडिंग है उसको हम दे सकते हैं. ये वैक्सीन के बारे स्पेसिफिकली जैसे अगर किसी बेबी को या पेशेंट को अगर स्टेरॉइड मिलने हैं तो डेफिनिटली 3 मंथ्स का जो गैप है, में. ये हमें Yes. लेना ज़रूरी है. ये इम्पोर्टेंट एक मैसेज सबके लिए. So another frequently asked question कि mother has turned out to be positive and baby is not tested or not positive, तो क्या वो breast feeding continue कर सकती है? Yes or Yes, no? yes, And yes, very अगर breast important. feeding करनी है तो क्या precautions लेके करनी है? Yes, yes. So breastfeeding has to continue. ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड दे सकती है, उनकी हालत उतनी बीमार वाली नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहनी है. अब क्या बच्चा कंटिन्यूसली मदर केयर करेगी या सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनके पास लाया जा सकता है? जैसे हमने पहले बात की, अगर घर में कोई हेल्दी एडल्ट है हाई रिस्क के बिना वाला, तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड के टाइम पे बच्चे को लाया जा सकता है. बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है या घर के जो नंबर ऑफ रूम्स वगैरह हैं उसकी वजह से सेपरेट रखना पॉसिबल नहीं है, तो सेम रूम में भी बच्चा और मदर रह सकते हैं. उसमें प्रिकॉशंस वही लेनी है कि मदर ने मास्क पहनना है, मदर ने फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन करनी है. जब ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे तो वो अराउंड 6 फीट की डिस्टेंस से बच्चे रखें, मिनिमम हैंडलिंग करें, और रूम भी बार बार हाइजीनिक और क्लीन करते हैं. बट ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू बी कंटिन्यू, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग में जो बच्चे को इम्यूनिटी के फैक्टर मिलते हैं, जो अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, वो जो है अगर बच्चे को बीमारी हो भी जाए उसको फाइट करने में उसकी हेल्प करता है, कोविड डिजीज से भी और बाकी बीमारियों से भी. तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है. अगर मदर की तबीयत ज्यादा खराब है तो इवन उनका एक्सप्रेस मिल्क निकाल के भी बच्चे को दिया जा सकता है. जस्ट तो आई थिंक एक बहुत ही क्लियर मैसेज सर ने दिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू बट विद प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस. सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैक्सीन से रिलेटेड है एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट कि क्या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स या टू बी मदर्स वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं ले सकती? एंड सेकंड क्वेश्चन जो अब सबके माइंड में आ रहा है कि हमने 18 ऑनवर्ड सबको वैक्सीन देना शुरू कर दिया है, तो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए भी आएगी? तो फर्स्ट ले लेते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीडिंग मदर्स के लिए. तो ये एक ऐसी चीज है जो इन प्रोसेस, इन एवोल्यूशन, इन एनालिसिस है. बेसिकली क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर मेडिसिन किसी को देनी है, वो कैसे डिसाइड होता है? कुछ साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं. तो जब साइंटिफिक ट्रायल से ये प्रूव हो जाता है, फर्स्ट कि ये उसमें कोई हार्म नहीं कर रही, और सेकंड वो उसमें यूजफुल है, तो फिर ये अप्रूव होता है. तो नेचुरली बिकॉज ये वैक्सीन अभी लास्ट 1 ईयर में बहुत हरी में डेवलप हुई है, तो ये अभी सभी तरह की पॉपुलेशन में टेस्टेड नहीं हुई है. बट अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी का ले, हमें ये भी पता है कि प्रेगनेंसी जो है वो लेडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम कर देती है. प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं. अगर प्रेग्नेंट वीमेन को कोविड हो जाए तो उनको अपने आप भी नुकसान हो सकता है, उनके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है. तो प्रेगनेंसी अदरवाइज देखें तो वैक्सीन लगनी ज्यादा जरूरी है. बट क्योंकि अभी टेस्ट नहीं हुए थे, इसलिए ये अभी तक इंडिया में तो नहीं अलाउ किया हुआ, लेकिन बाहर की कंट्रीज में
अब कुछ कंट्रीज में, कुछ वैक्सीन में ये अप्रूवल आ गया है। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी कंट्री में अप्रूव नहीं है, लेकिन अगर मदर प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स है, सपोज उनको डायबिटीज है, सपोज कोई क्रॉनिक डिजीज है, सपोज वो बहुत ओबीज है, जिसमें बीमारी होने के बाद कॉम्प्लिकेशन के चांस है, तो उनकी फैमिली से डिस्कस करके कि अभी अप्रूव नहीं है, बट हमें ये फीलिंग है कि रिस्क नहीं है, उल्टा बीमारी का रिस्क ज्यादा है, तो एग्री अगर करते हैं तो हम वैक्सीन लगा सकते हैं आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर सीइंग द हाई रिस्क प्रोफाइल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अदरवाइज काफी कंट्रीज में ये अब अलाउ हो गया। सेकेंड है लैक्टेटिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। इसमें भी यही इशू है कि अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, इंडिया में अभी ये अलाउड नहीं है। दो सबकी फी है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो ये अलाउ हो जाएगा, क्योंकि जब जिस मदर को डिजीज है, जब वो ब्रेस्ट फीड दे सकती है, तो आई एम श्योर कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो भी दे सकती है। बट अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन उसी को फॉलो करना है। रिगार्डिंग अबव 18 वैक्सीनेशन, इसमें जैसे आप सब अखबारों में पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन की जो क्वांटिटी है वो अभी लिमिटेड है। तो इसलिए अभी तो कर दिया है गवर्नमेंट ने 18 से ऊपर, बट अभी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स, जो 45 से ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह, पहले फोकस उन पे जाए। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी वो वैक्सीन इंक्रीज होती रहेगी। कब तक हो जाएगी ये माना जा रहा है कि अभी जो इंडिया की प्रोडक्शन है वो अराउंड इन अ मंथ अराउंड 7 करोड़ है, बट जुलाई अगस्त तक ये इंक्रीज होकर 10 to 12 करोड़ हो जाएगी। कुछ बाहर वाली वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो उससे फिर एक पुश मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है और इवन प्राइवेट सेंटर्स में भी अबव 18 अवेलेबिलिटी, फिजिबिलिटी उसकी, अदरवाइज रिकमेंडेड कह लो या अप्रूव्ड तो अभी भी है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहे जिसका। ठीक है, तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि एट प्रेजेंट ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया गया है फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन फॉर द वैक्सीन विच आर अवेलेबल इन इंडिया। डेफिनेटली बाकी कंट्रीज के एक्सपीरियंस से और बाकी वैक्सीन के एक्सपीरियंस से देखा जा रहा है कि ये विद सम रिस्ट्रिक्शंस दी जा सकती हैं ग्रुप में जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मे बी नेक्स्ट, जब तक हम नेक्स्ट बात करेंगे, शायद 15 दिन, महीने, 2 महीने में ये गाइडलाइंस चेंज होते रहें, बिकॉज ये एक डायनामिक पैंडेमिक है, बहुत सी चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं हमारे। एंड जैसे सर ने बताया कि अभी वैक्सीन अवेलेबिलिटी और डिमांड में बहुत गैप है, तो इस चीज़ के साथ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि ये वैक्सीन कब सबके लिए अवेलेबल हो। और स्पेशली अब तो ट्रायल्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है कि जो इंडियन वैक्सीन हैं वो टू फ्रॉम एजेस 2 to 18 के लिए भी ट्रायल किया जाए। तो प्रोबेबली इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद ये रोल आउट बच्चों के लिए भी कर दी जाए। सर, हम लास्ट, हमारा एक क्वेश्चन है अब आज के टॉक का, उसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं MISC, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा ब्रीफली। तो ये MISC, व्हाट इज दिस एंटिटी, व्हाट आर इट्स प्रेजेंटिंग सिम्टम्स एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल कोविड इन्फेक्शन इन किड्स? बस हम ये देखें कि कोविड का बच्चों में अगर देखें तो यही एक कंडीशन है जो कि बच्चों में सीरियसनेस कर लेती है, और एडल्ट्स में ये नहीं है बाय एंड लार्ज। तो ये बेसिकली क्या डिजीज है इसके बारे में मानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें ये देखते हैं कि कोविड की बीमारी हुई, कई बार वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, पता भी नहीं होता कि हो चुकी, और रिकवर हो गई, या माइल्ड सिम्टम से रिकवर हो गई, बच्चा ठीक हो गया, एंड उसके 2 to 4 वीक्स के बाद अचानक ही बच्चे को हाई ग्रेड फीवर स्टार्ट हो जाता है, और विद इन अ डे और सो वो ज्यादा बीमार लगना शुरू हो जाता है। फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, नेक पे स्वेलिंग आ सकती है, आईज में रेडनेस हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं, और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ज्यादा सीरियसनेस की होती है। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो जैसे हमने बात की मल्टी सिस्टम, तो ये अलग अलग से हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, बट घर में आपने कैसे जज करना है। तो अगर आपको लगे कि बच्चा जो है वो, हमने जो सीरियसनेस के फीचर्स पहले भी सुने, हमने डिस्कस किए थे, तो अगर वो लग रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर को जल्दी कांटेक्ट करना है। इसके बारे में समझ रहे हैं कि इस समय हो सकता है कि जो RT-PCR टेस्ट है वो नेगेटिव आए, बिकॉज ये पोस्ट कोविड है रादर देन कोविड की वजह से है।
कोविड की कंडीशन में है, बट ये पोस्ट कोविड है, तो इसमें एंटीबॉडी टेस्ट करके ये जज करते हैं डॉक्टर्स। और इसमें जो टाइम है, इसमें टाइमली मेडिसिन है, इसमें जो हम स्टेरॉइड्स IVIG चीजें होती हैं, ये अर्ली स्टार्ट करनी बहुत ही जरूरी है। तो आप घर पे ना बैठे, अगर आपको लगे कि बहुत ही अनयूजुअली बीमार लग रहा है। और इसी तरह से इस सेकंड वेव में हम कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जैसे कोविड बीमारी हुई, यूजुअली हम 4-5 दिन में एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक हो रहा है, बट उसी की कंटिन्यूएशन में 7-8 दिन के बाद अचानक डिट्यूरेशन शुरू हो जाती है। वैसे तो पहले हम सोचते थे कि 2 to 4 वीक्स के बाद ही ये बीमारी होती है, ज्यादा अभी भी वही है, बट कुछ केसेस आजकल ऐसे भी देखने मिल रहे हैं, जो बच्चा स्टेबल सा चल रहा था, उसको कोविड डायग्नोज होने के 7-8-9 दिन के बाद अचानक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। तो इन नटशेल बेसिकली घर में पेरेंट्स ने उन्हीं कॉम्प्लिकेटिंग फीचर्स का ध्यान रखना है जो हमने पहले डिस्कस किया। आप क्या वो कोविड है, पोस्ट कोविड है, से इन चक्करों में ना पड़े। आप ये देखें कि क्या फीचर्स हैं जो कॉम्प्लिकेशंस या जो सिविरिटी ऑफ डिजीज बताते हैं, जिस आपने अपने हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना है। जस्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो MISC जो एक स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ही वेरिएबल है। इट इज़ प्रेजेंटिंग इन ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 18 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन में सबको मिल रहा है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी जैसे सर ने बताया, इट इज़ वेरिएबल। समटाइम्स इट इज़ प्रेजेंटिंग सेकेंड वेव में फर्स्ट वीक में भी प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही क्रिटिकल है। जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हों, अनएक्सप्लेन्ड लेथार्जी, अनएक्सप्लेन्ड टैकिपनिया, तेज सांस लेना, अनएक्सप्लेन्ड कॉन्टिन्यूस फीवर जो रिमिट नहीं कर रहा है, शरीर पे अलग से कोई रैश आना, इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं, बच्चे का सुस्त हो जाना, जो हमने इनिशियली भी डिस्कस किया, तो प्लीज़ 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 अपने पीडियाट्रिशियन को एट द अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट करें, सो दैट ही कैन गेट अ बेटर इवैल्यूएशन डन। आई होप हमने आज जो क्वेश्चंस दिए हैं, सर ने अपना काफ़ी प्रेशियस टाइम हमारे लिए स्पेयर किया। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी इन द पब्लिक एंड इट सॉल्व्स द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर पुट आउट देयर। ऑल्दो कोरोना एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जिसको हम नहीं कवर कर सकते, बट लेट अस होप दिस स्मॉल एंडेवर फ्रॉम अस कैन हेल्प यू आउट। बिल्कुल, इसमें बस हमें ये समझना है सभी को कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दी है वो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे दी है। कॉन्सेप्ट्स ये, जैसे डॉक्टर जसकरन ने भी कहा, ये डायनेमिक चीज है, चेंजेस होती हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं, तो ऑफ कोर्स अपडेट अपना आपको जरूर रखें। घर में इलाज करने की कोशिश खुद से ना करें, खुद से मेडिसिन ना स्टार्ट करें, एंड हेल्थ प्रोफेशनल को जरूर इन्वॉल्व करें। आजकल बहुत सारे आप कहें कि इवन गवर्नमेंट ने भी, इवन NGOs ने भी, इवन एसोसिएशन जो मेडिकल हैं, काफी उन्होंने टेलीमेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डिजीज काउंसलिंग सेंटर्स खोले हुए, हेल्पलाइंस खोली हुई। तो आप किसी भी लाइन पे कॉल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आजकल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स किसी भी फॉर्म में, चाहे टेलीफोन, व्हाट्सएप या अलग एप्स हैं, उसमें टेलीमेडिसिन के लिए भी है। तो इन्वॉल्व जरूर रखें ताकि जो जो करना है वो अप्रोप्रिएट आपको पता लगता है। एंड आई रियली थैंक डॉक्टर जसकरन। इन्होंने, आपने देखा जैसे पहले भी कहा था, बड़ी स्मूथ और बड़ी रेलेवेंट डिस्कशन रही। एंड आई विल अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर एसोसिएशन जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और अगर आपने अभी तक जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, उनने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं है, तो जरूर करें। इससे पहले भी हमारे बहुत ही अच्छे वीडियोस ऑन कॉमन टॉपिक्स लाइक फीवर इन चिल्ड्रन, कैसे मैनेज करना है, ट्रेवल करते हुए क्या ध्यान रखना है, ह्यूमन बच्चे के जॉन्डिस के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है। और यही वीडियोस हम और भी अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ लाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना हमें जरूर करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आती रहे। एंड आई रियली थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।